तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्रिएशन का रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है 0.03 सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान देंगे आप रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के आप बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा 1। ठीक, अब ध्यान देना आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का 7.2 मोल पर लीटर से 0.9 मोल पर लीटर जाने में टाइम कितना लगेगा। तो ध्यान देंगे चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है ये इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इसको हम अप्लाई करें तो ध्यान देंगे 7.2 का हाफ कितना होगा 3.6। तो इस चेंज में आपका जो टाइम लगेगा उसको आप टी हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 3.6 का आधा क्या होगा 1.8, इसमें भी टाइम लगेगा उसको टी हाफ बोल सकते हैं। अच्छा, दोनों टी हाफ क्या होगा सेम होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट में डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, 1.8 का आधा कितना होगा 0.9। तो यहाँ भी क्या होगा टी हाफ टाइम लगने वाला है। तो अल्टीमेटली 7.2 से 0.9 जाने में आपका कितना टी हाफ लगने वाला है तो 3 टी हाफ। तो टोटल जो टाइम होगा इस प्रोसेस का, तो उस टाइम को हम बोल सकते हैं टाइम क्या होगा, टाइम होगा 3 टी हाफ। अब ध्यान देना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो टी हाफ होता है उस टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693/K। तो K आपको दिया हुआ, K कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में 0.03। तो उसको हम पुट कर देते हैं तो 3 इंटू 0.693 और K का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो K का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसको K लिख देते हैं और K का वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 0.03। तो ये कैलकुलेशन से क्या होगा, ये कटेगा 100 टाइम्स में, यहाँ पे 100 आएगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 69.3 है। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा टाइम, टाइम हो जाएगा 69.3 सेकेंड। ठीक, तो चलो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ दिया हुआ है 1 मिनट। आपसे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन कितना होगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि टी 99.9 जो परसेंट होता है इक्वल टू होता है 10 टी हाफ। तो आप इसको अप्लाई कर लो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 10 मिनट। ठीक है, तो ये तो आपका ये रिलेशन याद होगा तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए जो अप्रोच होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको जो भी फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट होगा या उस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएशन लाए तो कैसे अप्रोच करना है इसको चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन का टी हाफ दिया हुआ है 1 मिनट और आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है लंबा प्रोसेस जो नॉर्मल आप बुक्स में आप देखते हो। तो ध्यान देना जो शॉर्टकट मेथड का जो की कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ कि 90% अगर रिएक्शन कंप्लीशन का बात करेगा तो उसको आप लिख सकते हो T.9। अगर आपसे पूछा जाएगा कंप्लीशन टाइम ऑफ 99% को आप लिख सकते हो T.99 और T99.9% कंप्लीशन टाइम को आप लिख सकते हो T पॉइंट के बाद 39 आएगा। अब ध्यान देना आपके पास शॉर्टकट क्या है कि T 90%, 99% एंड 99.9% एंड टी हाफ का एक रिलेशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो T.9 को आप लिख सकते हो 10/3 टी हाफ। आप ऑब्जर्व करो रिलेशन को, ठीक है। T.99 यानी पॉइंट के बाद 2 9 आएगा तो यहाँ पे हर 9 के लिए हम 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20/3 टी हाफ। बात समझ में आया।
अगर आपसे बोला जाएगा टी के बाद 3 9 आएगा पॉइंट के बाद तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो 30/3 हाफ। ठीक है, अगर टी के बाद अगर पॉइंट 4 बार 9 आए तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 40/3 हाफ। यानी हर पॉइंट के बाद जो 9 ऐड कर रहे हो आप, उसके लिए आप 10 को ऐड करते जाओगे टी हाफ वाले रिलेशन में। ठीक, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे हम। तो टी 0.999 हमसे पूछा गया है और हमको दिया गया था टी हाफ, तो हम इस रिलेशन को अप्लाई कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो टी 99.9% यानी टी 0.999 इक्वल टू क्या होगा 30/3 टी हाफ। ठीक, और टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों लोग, तो टी हाफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो टी 0.999 इक्वल टू हो जाएगा 30/3 और ये हो जाएगा टी हाफ जो कि दिया हुआ है 1 मिनट, तो वैल्यू हो जाएगा कितना, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 10 मिनट। बात समझे, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड। अब चलते हैं हम लोग इसके लंबे प्रोसेस में आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ये नहीं पता होता तो ध्यान देंगे। आप सिंपली अप्लाई करते हो रिलेशन के टी इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी। तो यहाँ पे आर नोट का वैल्यू, ठीक है, अगर हम आर नोट ही मान लेते हैं तो आर टी क्या होगा, तो टाइम टी पे जब 99.9% रेशन कंप्लीशन हो जाएगा तो उस केस में आपका बचेगा कितना, तो बचेगा 0.001 आर नोट, इतना बचेगा। ठीक, तो इस वैल्यू को पुट कर सकते हो प्लस फर्स्ट ऑर्डरेशन में के इक्वल टू क्या होता है लॉन 2/टी हाफ बोल सकते हो आप। तो टी हाफ आपका दिया हुआ है 1 मिनट, तो लॉन ये हो जाएगा ये 0.693 और यहाँ 1 आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा के का वैल्यू। अब इसको यहाँ पुट करें तो क्या होगा के इंटू टी, तो ये टी आपको पता करना है। तो टी क्या है, ये टी 0.99 है, इसी को तो आपको पता करना है। ठीक, तो 2.303 लॉग आर नोट डिवाइडेड बाई 0.000 आर नोट। ठीक, तो ये 2.303 हो जाएगा, लॉग कितना होगा, ये हो जाएगा 1000। तो इसको आप ले सकते हो 2.303 लॉग 10 का पावर क्या होगा 3 होगा। इसको बाहर ले सकते हो तो क्या होगा 2.303 इंटू 3 बाहर ले लेंगे और लॉग 10 कितना होता है बच्चों लोग, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 2.303 इंटू 3। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो के है, के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.693। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टी 0.999, ये आपको निकालना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो टी 0.999 इक्वल टू क्या 2.303 इंटू 3 और ये 0.693। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू होगा 0.7 के आसपास हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा टी 0.999 इक्वल टू हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये हो जाएगा ऊपर 2.3 मान सकते हो, नीचे 0.7 मान सकते हो और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो आप देखोगे तो ये 23, ये डेसिमल आप कैंसिल कर ले तो 23 इंटू 3 कितना होगा, ऑलमोस्ट ये 69 होगा। ठीक, और नीचे ऑलमोस्ट क्या था, ये 6 पॉइंट, अगर हम 7 नहीं मानते तो 0.69 था। ठीक है, इस आपका डेसिमल इधर निकलते, इसको 6.9 के आसपास मान सकते हो। डेसिमल जो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, डेसिमल बेसिकली आप एक डेसिमल के बाद होता। ठीक, तो ये होता है यहाँ पे 6.9। अभी आप कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10।
तो अब देखो, आपको अगर लंबा मेथड देखना है तो इससे भी हम लोग बना दिए, और अगर आपके पास शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ जिसको आप इजीली यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे सबसे एडवाइस है कि आप ये शॉर्टकट जो मेथड समझाया गया है इसको आप बाय हार्ट कर लो, क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा लॉन्ग कट मेथड यूज करने का। तो ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का की पॉइंट एंड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन का पता करने के लिए आपको क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, हम लोग को कोई रिलेशन पता है, log K2/K1 इक्वल टू क्या होता है, EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब इस रिलेशन में ध्यान देना, आपके सामने T1 टेम्परेचर है, उस पर वैल्यू K1 होता है, और T2 पे क्या होता है, K2 होता है। और यहाँ पे आपका जो R है ये आपका गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मुझे पता होता है, और यहाँ पे अननोन क्या है, E है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर मेरे को T1 K1 T2 K2 पता अगर होगा तो बाकी सारा चीज़ हमको नोन है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो। यानी आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए था, आपको रेट कांस्टेंट यानी जो K का वैल्यू है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर आपको पता होगा तो उस केस में आप एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन का इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा प्लॉट ln K वर्सेस 1/T क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, आपका जो रहने से क्वेश्चन होता है क्या होता है, K इक्वल टू A E का पावर माइनस EA/T होता है। अब दोनों साइड अगर आप लॉन लेते हो तो ln K इक्वल टू क्या होगा, ln A माइनस EA/T होगा। इसको आप अरेंज कर लो, तो ln K माइनस EA/R को आप लिख लो अलग से और 1/T कर लो प्लस ln A कर लो। तो इसमें ध्यान देना, आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है ln K वर्सेस 1/T। तो आपका ये y की तरह है और ये आपका x की तरह है। तो माइनस EA जो R है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप यानी m, और ln A हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। तो आपका जो स्लोप है नेगेटिव होगा क्योंकि R और EA दोनों क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। गैस कांस्टेंट R और EA मतलब एक्टिवेशन दोनों पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन बाहर लगा होता है, ये चीज़ क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी आपके ग्राफ का जो है ln K वर्सेस 1/T का जो ग्राफ का स्लोप होगा नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव बस एक ही जगह दिया हो, कहाँ पे, ऑप्शन 4 में। तो 4th नंबर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी हर केस में स्लोप क्या पॉजिटिव है तो उसको आप हटा सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स होता है, नहीं आपका 4 टाइम्स इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 का मतलब होगा बच्चों कितना, तो ये होगा 300 केल्विन, ठीक है। और 57 का मतलब कितना होगा, तो होगा 330 केल्विन। तो 300 केल्विन से 330 केल्विन करने में आपका 4 टाइम्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी आपका जो K है रेट कांस्टेंट वो भी क्या होगा, K से 4K होगा। तो आप इस इक्वेशन में क्या करो, log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 1/T1 माइनस T2। इसमें पुट करना चारों को वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे रेशियो ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा, और यहाँ पे EA का वैल्यू को निकालना है 2.303 यहाँ पे पुट करोगे, और R का वैल्यू पुट करोगे 8.314। T होगा, T1 हो जाएगा कितना, तो 300, और T2 हो जाएगा 330। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके अल्टीमेटली जो log 4 है, log 4 क्या होगा, तो ध्यान देंगे log 4 को आप ले सकते हो 2 का स्क्वायर यानी 2 log 2। तो log 4 होता है 0.6 के आसपास, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.6। बाकी EA है, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। तो यहाँ पे होगा 300 इंटू 330, 330 माइनस 300। अब इसको सॉल्व करके जब आप EA निकालोगे तो EA का जो वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल, ये जो वैल्यू है जूल में निकलेगा। इसको किलो जूल में करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 डिवाइड करोगे तो ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 1 के आंसर के साथ।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रेट लॉ दिया हुआ है जहाँ पे a का पावर 2 है और b का पावर 1 है। तो बोला गया कि अगर हम a को ट्रिपल करते हैं कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज कांस्टेंट, तो इनिशियल रेट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो क्योंकि a का पावर 2 है इन स्क्वायर है, तो उसमें अगर यहाँ ट्रिपल करोगे कॉन्सेंट्रेशन को, तो ट्रिपल का पावर 2 क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट पड़ेगा 9 टाइम्स। तो इसका मतलब है आपका जो रेट होगा इंक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 9, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपका रेट ऑफ वेरिएशन क्वाड्रपल्स होता है, नहीं आपका 4 टाइम्स इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 का मतलब होगा बच्चों कितना, तो ये होगा 300 केल्विन, ठीक है। और 57 का मतलब कितना होगा, तो होगा 330 केल्विन। तो 300 केल्विन से 330 केल्विन करने में आपका 4 टाइम्स आपका रेट ऑफ वेरिएशन बढ़ता है, यानी आपका जो के है रेट कांस्टेंट वो भी क्या होगा, के से 4 के होगा। तो आप इस इक्वेशन में क्या करो, log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.03 R 1/T1 माइनस T2। इसमें पुट करना चारों को वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे रेशियो ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ई ए का वैल्यू को निकालना है 2.03 यहाँ पे पुट करोगे, और आर का वैल्यू पुट करोगे 8.314। टी होगा T1 हो जाएगा कितना, तो 300, और T2 हो जाएगा 330। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके अल्टीमेटली जो log 4 है, log 4 क्या होगा, तो ध्यान देंगे log 4 को आप ले सकते हो 2 का स्क्वायर यानी 2 log 2। तो log 4 होता है 0.6 के आसपास, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.6। बाकी ये है, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। तो यहाँ पे होगा 300 इंटू 330, 330 माइनस 300। अब इसको सॉल्व करके जब आप ये निकालोगे, तो ये का जो वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल, ये जो वैल्यू है जूल में निकलेगा। इसको किलो जूल में करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 डिवाइड करोगे, तो ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 1 के आंसर के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए आपका रिएक्टेंट है, और गिवन दिया हुआ है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो ए का है, जिसको मैं ए नोट बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू लिया है 0.1 मोलर, और ये जो वैल्यू है ए का एक चेंज हो जाता है 5 मिनट के बाद 0.001 मोलर में, यानी आप बोल सकते हो कि एट टाइम टी, यानी जो 5 मिनट पे ये वैल्यू होगा 0.001 मोलर। और बोला कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और आपको निकालना है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देंगे इसमें सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन को आप अप्लाई करेंगे, तो के टी इक्वल टू क्या होगा 2.33 log ए नोट बाई 80, यानी टाइम 0 का वैल्यू एंड टाइम टी का वैल्यू। अब इसमें पुट करते हैं, तो 2.33 जब पुट के बाद क्या होगा, log यहाँ ए नोट में क्या पुट करेंगे 0.1, और 80 क्या होगा 0.001। ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2.33 log 100। अब log 100 को कैसे निकालोगे, तो 2.33 log 100 को ले सकते 10 का स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो के टी इक्वल टू क्या होगा 2.33 इंटू 2 हो जाएगा। के कैसे निकलेगा, तो टाइम टी को जो पुट करो 5 मिनट, तो क्या होगा यहाँ पे 2.33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा के का वैल्यू। अब इसको अब निकालोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 606.4.6/5। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.9212 के अराउंड आने वाला है मिनट इनवर्स, यानी जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा 0.9212, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपके सामने वाई एंड एक्स वेरिएबल दिया हुआ है और आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो यहाँ पे प्लॉट किया गया ग्राफ वो पैरेलल टू है एक्स एक्सिस, और बोला गया है ये जो ग्राफ है किन किन वेरिएबल के बीच में बना होगा अगर हम इसके ऑर्डर को 0 एंड 1 माने तो ध्यान ना, अगर आपको ऑर्डर अगर 0 याद होगा तो ऑर्डर 0 वाले केस में जो रेट लॉ होता है तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या होगा 0, तो उसमें रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी इस केस में क्या होगा, वाई पे अगर आप रेट प्लॉट करते हो और एक्स पे डालते हो कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज के साथ साथ आपका रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 0 ऑर्डर के लिए आपका वाई का वैल्यू, वाई के बदले क्या पुट करेंगे, रेट, और एक्स वाले क्या पुट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर यही बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में, तो ध्यान देना फर्स्ट आपको याद होना चाहिए कि जो टी हाफ का वैल्यू है, यानी हाफ लाइफ जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज भी करो तो क्या होगा, हाफ लाइफ चेंज नहीं करने वाला है। तो उस केस में आपका अगर ऑर्डर फर्स्ट होगा तो ऑर्डर फर्स्ट में जो वाई होगा टी हाफ और एक्स हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, एक्स हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अब देखोगे हमारा आंसर किससे मैच करेगा, तो हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ, यानी 0 डायरेक्शन में जो वाई है रेट होगा और एक्स कॉन्सेंट्रेशन होगा। इन फर्स्ट रोटेशन में आपका वाई हो जाएगा टी हाफ और एक्स हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट ए है और आपका जो प्रोडक्ट है वो बी है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -4.2 किलो जूल पर मोल, यानी आपका जो डेल्टा एच रिएक्शन का नेगेटिव है। इसका मतलब हम लोग क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि आपका रिएक्शन जो होगा एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब जो है आपका जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, यानी जो बी का एनर्जी होगा उसका वैल्यू ए की एनर्जी से लोअर होना चाहिए। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब जो होगा उसका प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा रिएक्टेंट से क्या हो, लोअर होगा। साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि आपका इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ 9.6 किलो जूल पर मोल, यानी आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 9.6 दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल होगा। तो ध्यान देंगे आपको पहले चेक करना है कि किस में आपका रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो ध्यान देंगे पहले वाले में ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट ए है उसका एनर्जी बी से क्या है, लोअर है। आप देखोगे बी वाले प्रोफाइल ऑप्शन में तो वहाँ भी ए का जो एनर्जी होगा बी से क्या होगा, लोअर है। ठीक, आप सी चेक करो, सी में देखोगे तो ए का जो एनर्जी है बी से क्या हाइयर है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है बी है उसका एनर्जी क्या लोअर है। तो ये हमारे एक्सोथर्मिक वाले कंडीशन को मैच कर रहा है। अगर ऑप्शन डी का हम बात करें तो डी में क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एनर्जी क्या इक्वल है ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका डेल्टा एच क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इन सारे कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो कंडीशन है वो ऑप्शन सी मैच करेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका फर्स्ट और काइनेटिक्स को फॉलो किया गया है और बोला गया है जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो 2 ग्राम से 0.2 ग्राम की तरफ मूव किया है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना आपके पास फर्स्ट और काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या होता है, के टी इक्वल टू क्या होगा 2.33 लॉग आर नोट, यानी टाइम 0 का कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट। तो आपके पास जो है अमाउंट है टाइम 0 का कितना है 2 ग्राम, और टाइम टी का जो अमाउंट है आर टी है वो वैल्यू कितना है 0.2 ग्राम। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो आर नोट बाई टी का जब रेशियो लोगे ना तो रेशियो कितना आएगा 2/0.2, यानी क्या हो जाएगा 10। तो हो जाएगा के टी 2.33 लॉग यहाँ पे 10 आ चुका है। अब लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है 1। ठीक, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.33। आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने क्या करेंगे 2.3 को डिवाइड करेंगे किससे, के से, और के का वैल्यू आपका क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था, इसको पुट कर दो आप लोग। तो हो जाएगा 2.33 नीचे होगा 4.306 और इंटू 10⁻³ होगा। ये 2 बार में कैंसिल कर जाएगा तो अल्टीमेट, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जो टाइम का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ जाएगा कितना, तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा 500। ठीक है,
यानी बेसिकली क्या था, ये ऊपर जो 1000 ऊपर पहुंचा तो 1000/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी 2 से 0.2 ग्राम जाने में इस केस में आपको 500 सेकेंड लगने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को बढ़ाते हो तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ध्यान देना, जितना कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगा रिएक्टेंट का उतना ही क्या होगा, एक वॉल्यूम में आपका पार्टिकल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो रिएक्टेंट के कॉलिजन होने का जो चांसेस है, यानी जो कॉलिजन का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो जब इसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे -dN2 का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt इक्वल टू -dS2 का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे, इसको देखोगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल है और यही आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपके नाइट्रोजन का जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो अमोनिया का चेंज बाई 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपली अगर आपको डिफरेंशियल तरीके से रेट लिखने आता है रिएक्शन का तो उसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका अगर रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है तो आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। तो पहला चलता है हम लोग फंडामेंटल अप्रोच। तो बिगनिंग में अगर हम अमाउंट को मान लेते हैं R0 है, तो हमको उस टाइम को निकालना है जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 R0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिएक्शन 99% ख़त्म हो चुका है, यानी आपका जो है 0.99 R0 कंज्यूम हो चुका है। तो कितना बचेगा, तो आपका जो RT है, RT का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01। अब ध्यान देना, फर्स्ट और काइनेटिक्स को अगर हम सेटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू क्या होगा 2.33 log R0 बाई RT। अब R0 बाई RT का जब रेशियो लेंगे तो कितना होगा, तो आपके पास R0 है और RT का वैल्यू कितना होगा, तो RT का जो वैल्यू होता है बच्चों लोग ये है होगा 0.01 R0। तो रेशियो निकले तो रेशियो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर लो तो KT इक्वल टू होगा 2.33 log 100। अब 100 प्लस तो 10 का पावर 2 और 2 पावर है बाहर आएगा log के, तो क्या हो जाएगा 2.33 इंटू 2 प्लस log 10। log 10 का वैल्यू क्या आता है 1, तो ये 1 हो चुका है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.33 इंटू 2, ये हो जाएगा KT। तो आपको टाइम पता करना, टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम निकल जाएगा आपके पास कितना, तो T होगा 4.606 बाई K। यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो था आपका पहला अप्रोच। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो ध्यान देना, जो T 90% होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T.9 लिख सकते हैं। ठीक है, T 99% जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं T.99। T 99.9% को हम लिख सकते हैं T.999। ठीक है, T 99.99% को हम लिख सकते हैं T.9999। अब ध्यान देना, जो T.9 होता है उसको हम T हाफ से कैसे लिंक करेंगे, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे जितना पॉइंट के बाद 9 होगा उतना आप 10 लेके चलना है। तो यहाँ पे 10/3 T हाफ इसका वैल्यू इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं T.99 में तो इसका वैल्यू इक्वल टू होगा
यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 9 है तो इसमें क्या होगा, 2 बार अब 10 ऐड कर लो तो 10 + 10 क्या 20, तो 20/3 टी हाफ होगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 3 9 है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30/3 टी हाफ होगा, और यहाँ पे होगा 40/3 टी हाफ। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग जो 0.9 का जो आपके पास मल्टीपल आने वाला है टाइम में, उससे आप टी हाफ को लिंक कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में जो था 99% का केस था, तो उसमें आप इस रिलेशन को लेके चल सकते हो। तो आपके पास क्या है कि T.99 जो है ये 20/3 टी हाफ है। आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ काइनेटिक्स में जो टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो टी हाफ का वैल्यू निकल के आ जाता है 0.693/k। इसको यहाँ पुट कर दो, तो जब पुट करो तो क्या हो जाएगा 20/3 × 0.693/k। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 4606/k के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट इस क्वेश्चन में जो पहला जो अप्रोच था, यानी जो फंडामेंटल अप्रोच था, वो बेटर है, तो इसको आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी शॉर्टकट भी काम आएगा, तो दोनों को आपको याद कर लेना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखा रहता तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है सेकंड नंबर उसको देख क्या बोल सकते थे कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट होगा, और बोला कि आपको टाइम निकालने के लिए जब आपका रिएक्टेंट 40 ग्राम से आपके 10 ग्राम में रिड्यूस हो रहा हो, ध्यान देंगे आप, ध्यान देना, जब 40 से 20 मूव किया होगा आपका रिएक्टेंट, तो उस केस में जो टाइम इंटरवल लगेगा वो क्या होगा, टी हाफ होगा। एंड 20 से जब 10 मूव करेगा तो भी इस केस में आधा हो रहा, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होगा, टी हाफ लगेगा, और दोनों यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जो टी हाफ होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं होता है। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 टी हाफ का टाइम लगने वाला है, तो टाइम टी क्या होगा, 2 टी हाफ लगने वाला है। तो बेसिकली वो टी हाफ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, तो टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, तो 0.693/k कर सकते हो आप। अब k का वैल्यू पुट कर दो तो 0.693/k यानी 2.303 10⁻³ तो अल्टीमेटली क्या होगा ये, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू क्या होगा 1000 होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, इसको भी सकते हो 6.93 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2.3 के आसपास, तो ये 3 बार में कट जाएगा, पे हो जाएगा 300, यानी आपका जो टी हाफ होगा, टी हाफ 300 के आसपास होगा, तो टाइम इंटरवल जो होगा ये होगा 2 टी हाफ, तो नियरली 300 अगर पुट करें तो वैल्यू किसके के आसपास आ जाएगा, तो आ जाएगा 600 के अराउंड। तो आपका जो आंसर होगा 600 के आसपास होने वाला जो आंसर होगा उसको आप टिक करोगे, तो नियरेस्ट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो डी होगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 दिया हुआ है, और आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 200 केल्विन। कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻6 सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू एट 400 केल्विन क्या होगा। तो ध्यान देंगे आप अरेंज इक्वेशन डालो, a = e⁻−EA/RT आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपका e का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 0। इसको पुट करोगे तो ये पूरा का बॉटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e का पावर 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी आपका k = क्या हो जाएगा a, यानी हर टेम्परेचर पे आपका जो k का वैल्यू होगा a के इक्वल होगा, यानी आपका जो k है इस केस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आप ध्यान देना, यानी k का वैल्यू हर टेम्परेचर पे सेम होगा। तो k का वैल्यू हमको दिया हुआ था 200 केल्विन पे, जो वैल्यू इस टेम्परेचर पे है वही वैल्यू होगा आपके 400 केल्विन पे भी, यानी टेम्परेचर चेंज करने से k चेंज नहीं करेगा इस केस में। तो आपका जो आंसर सेम होगा, यानी जो k दिया था क्वेश्चन में वही k आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्टेटमेंट है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका इनकरेक्ट है।
जब इनकरेक्ट हो तो स्टेटमेंट पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेट किसी भी रिएक्शन का जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू पावर n। तो रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे तभी डिपेंड नहीं करेगा जब n का वैल्यू क्या होगा 0, यानी जीरो रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा जितना भी ऑर्डर है सारा कहीं ना कहीं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा, तो इसको डिफरेंस में तो काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका पहला पार्ट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट बी का, तो इसमें भी बोला गया हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान देंगे जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693/K। ये होता है आपका जब ऑर्डर फर्स्ट होगा, यानी आपके रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये पार्ट सही है। और टी हाफ अब जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। आप देखोगे तो टी हाफ का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो टी हाफ का जनरल फार्मूला होता है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू पावर n-1। तो आप देखोगे जब n का वैल्यू 1 होगा उस केस में ही आपका जो r का पावर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो उस केस में टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी हर केस में करेगा। यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो भी सही है और सेकेंड पार्ट जो स्टेटमेंट का है कि हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी सही है। और ये दोनों में डिफरेंस भी है, यानी दोनों का जो करेक्ट डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का, ये आपके स्टेटमेंट बी में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बाकी अगर हम ऑप्शन सी को चेक कर लें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज, ये गलत है क्योंकि हर रिएक्शन को हम कैटलाइज कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट जो है आपका ऑर्डर से इरेस्पेक्टिव हर रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। आप डी स्टेटमेंट को रीड करते हो तो उसमें ध्यान देना रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब है कि रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसका हम मूव करते हैं स्टेटमेंट डी पे। इसमें बोला हुआ है कि रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का ये पार्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी जो रेट होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब चूँकि ये पार्ट रॉन्ग है इसलिए आप इसको डिफरेंस में काउंट नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो कि हम लोग पहले ही करेक्ट कर चुके हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो उसका इम्पैक्ट हाफ लाइफ पे कैसे पड़ता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको आप डबल करोगे तो टी हाफ भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप ट्वाइस बढ़ाओगे तो टी हाफ भी क्या हो, ट्वाइस एंड डबल होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ x2 + y2 गिव्स 2xy और इसका एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है और बोला गया है ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म का यूज करके स्लो स्टेप निकाल लिए। अब स्लो स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम लोग रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ लिखें तो क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा सम के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x एंड y2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे x जो है इंटरमीडिएट है तो उसको रिएक्शन 1 से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो रिएक्शन 1 को अगर मानते हैं कि इक्वल में आ चुका है तो x2 इक्वल टू क्या होगा 2x होगा। x + x क्या होता है 2x, तो इसके लिए हम अगर इक्वल कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो क्या होगा x का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाई x2। तो अल्टीमेटली x का जो वैल्यू होगा ये होगा k किलो इंटू x2 का रूट। अब इसका वैल्यू को ऊपर हम पुट कर देंगे, जब पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा k किलोग्राम और x2 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, रूट के अंदर आएगा और बाहर y2 रहेगा। तो अल्टीमेटली ये जो k है और k किलो मिल के एक नया k बनेगा, इसको बोलते हैं k डैश, और x2 का पावर क्या हो गया हाफ और y2 का पावर क्या है 1।
तो अल्टीमेटली आपका जो रेट लॉ है उसमें x2 का पावर हाफ है और y2 का पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हाफ प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है चलो, ये होता है 1.5, यानी ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 10⁻² सेकेंड इनवर्स, और से पूछा गया है आपको टाइम पता करना है जब आपका रिएक्टेंट का अमाउंट 20 ग्राम से कहाँ पहुँच जाए 5 ग्राम तक में। तो ध्यान देंगे 20 ग्राम से अगर हमको 5 ग्राम मूव करना है तो ये 20 ग्राम से 10 ग्राम मूव करेगा, यानी खुद को आधा करेगा, फिर 10 ग्राम से खुद को 5 ग्राम में मूव करेगा, यहाँ पे खुद को आधा करने वाला है। तो यहाँ का जो टाइम है उसको हम टी हाफ बोल सकते हैं, यहाँ का टाइम को हम टी हाफ बोल सकते हैं। इस टाइम में आपका सिस्टम खुद को हाफ कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 टी हाफ लगने वाला है। और को पता है कि जो टी हाफ का वैल्यू होता है फर्स्ट रोटेशन का, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 पाई के। ठीक है, तो टी हाफ पर हम निकाल लेते हैं, तो टी हाफ कितना निकलेगा इस क्वेश्चन में 0.693, और के का वैल्यू कितना 10⁻²है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 69.3 सेकेंड। और इस पूरे प्रोसेस में आपका टाइम रिक्वायर कितना है, तो टाइम इक्वल टू होगा 2 टी हाफ। तो 2 टी हाफ का वैल्यू को अपन निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 × 69.3, इसको आप मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू निकल के आ जाएगा 138.6 सेकेंड। यानी आपका रिएक्टेंट का जो अमाउंट है 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में आपको टाइम लगने वाला है 138.6 सेकेंड, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टंगस्टन के सरफेस पे जब आप फॉस्फीन को डिकम्पोज करते हो लो प्रेशर पे, तो ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान देंगे जब भी हम बात करते हैं मेटल सरफेस का, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मेटल का सरफेस होगा और यहाँ पे कोई गैस अगर हम ले रहे हैं, तो जो गैस होगा पहले इस सरफेस पे क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी आपके सरफेस पे जितना गैस का पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो लो प्रेशर जोन में होता क्या है, आपका जो गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सरफेस एरिया का जो कवरेज है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्टीमेटली आपका जो रेट है, रेट में वही पार्टिसिपेट करेगा पार्टिकल जो कि सरफेस पे मौजूद होगा। तो रेट जो होता है सरफेस एरिया के कवरेज का प्रोपोर्शनल होता है, और सरफेस एरिया का जो कवरेज है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ये क्या होगा, इसका पावर चूँकि 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि आपका हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा। तो हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, अगर हाई प्रेशर मेंटेन कर देंगे तो होता क्या है कि आपका जो सरफेस है मेटल का, उसमें गैस का पार्टिकल को हम अगर हम ग्रीन कलर से मार्क करें तो गैस का पार्टिकल फुल्ली उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी आपका सरफेस फुल्ली क्या होता है भर जाता है। अब आपका गैस का पार्टिकल आप यहाँ पे कितना भी इंक्रीज कर लो, रेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेट अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है, सरफेस एरिया कवरेज पे। आपका सरफेस फुल्ली क्या होगा भर चुका है, तो भर चुका है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका यहाँ पे यानी गैसेस फेज में जो आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उससे आपके रेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी उस केस में क्या होगा, आपका ऑर्डर 0 हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया में। तो जब भी मेटल कैटलिस्ट होगा और प्रेशर हाई होगा तो उस केस में आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या होता है 0 हो जाता है। अगर प्रेशर मेंशन नहीं किया हो रहा है तो आपको हाई प्रेशर मान के चलना है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में का जो सॉल्यूशन हो सकता है। अब ध्यान देंगे हमारा जो कि क्वेश्चन में मेंशन क्या होता है लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे हम लोग क्या जूम करेंगे कि रेट जो होता है वो सरफेस एरिया के कवरेज के प्रोपोर्शनल होगा, जो कि इंडक्टिव प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका जो आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ और बोला हुआ है इस रिएक्शन का जो रेट है वो 0.04 है एट 10 सेकेंड पे, एंड 20 सेकेंड पे वैल्यू दिया हो 0.03। और आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ पता करना है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम लोग फॉलो करते क्या करते हैं हम लोग, तो के टी इक्वल टू होता है अपने पास क्या होता है लॉन आर नॉट
बाई आर टी, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर दो अलग अलग टाइम पे हम निकाले तो अगर मान लेते हैं टाइम t1 पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम मान लेते हैं जो आर टी है उसका वैल्यू को अगर आप R1 मान लेते हो तो उसको पुट कर दो तो के t1 इक्वल टू क्या होगा लॉन R0 बाई R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम t2 पे अगर कॉन्सेंट्रेशन R2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, इक्वेशन में डालो इससे क्या हो जाएगा के t2 इक्वल टू लॉन R0 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करना आपको, चूँकि टाइम इंटरवल t2 बड़ा है तो अगर हम क्या करते हैं 2 माइनस 1 करेंगे, यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास आउटकम क्या आएगा, यानी हमको क्या करना है 2 माइनस 1 करना है तो उसमें आ जाएगा कि t2 माइनस t1 लॉन R1 बाई R2 आ जाएगा। ठीक है, इन दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपके कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन निकल के आ चुका है। ठीक, अब ध्यान देंगे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो R1 R2 है ये बेसिकली आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो अलग टाइम इंटरवल पे, अगर इसमें क्या करोगे आप, अगर ऊपर नीचे आप k से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे हो जाएगा k और नीचे भी k, यानी k R1 और नीचे हो जाएगा k R2। तो ध्यान देना रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी R का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t। तो जिस टाइम का आप पुट करोगे ना, जिस टाइम का पुट करोगे वैल्यू उस टाइम का आपके पास रेट मिल जाएगा। ठीक, तो ऊपर का जो वैल्यू है k R1 हो जाएगा रेट एट टाइम 1 हो जाएगा और k R2 क्या हो जाएगा रेट एट टाइम 2, यानी आपका जो इक्वेशन चेंज हो चुका है लाइन लॉन रेट एट टाइम 1 बाई रेट एट टाइम 2। अब ध्यान देंगे आपका जो टाइम t2 है कितना मेंशन किया 20 और t1 कितना दिया 10, यानी क्या हो जाएगा k 20 माइनस 10 हो जाएगा। और रेट एट टाइम 1 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 0.04 और नीचे है 0.03, यानी लॉन 4/3। अब क्या करोगे आप, लॉन को लॉग में चेंज कर लो तो हो जाएगा 2.303 लॉग 4/3। ठीक, अब 2.33 जो है इसको लिख सकते हो log 4 माइनस log 3, तो यहाँ पे 2.33 होगा, log 4 का वैल्यू कितना होगा 0.6, log 3 कितना होता 0.48, तो ये हो जाएगा 2.303 और डिफरेंस हो जाएगा 0.12 का, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा k इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप जब अब k निकालते हो तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10 होगा। इस प्रोसेस में आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0287 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो k का वैल्यू मिल गया आपको। अब आपको टी हाफ पता करना है तो सिंपली क्या करोगे, टी हाफ और k में रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो टी हाफ इक्वल होगा 0.693 बाई पॉइंट यानी k, अब k का वैल्यू पुट कर दो 0.693 डिवाइडेड 0.0287 का वैल्यू को पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 24.1 सेकेंड के अराउंड आएगा वैल्यू। अब देखोगे तो हमारा जो ऑप्शन है किस आंसर से मैच करेगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच करा ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन का कौन सा एट्रीब्यूट को ये चेंज करता है। तो ध्यान देंगे आपका जो कैटलिस्ट नॉर्मली क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स, और ट्रांजिशन मेटल बेसिकली क्या करता है आपके रिएक्टेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से क्या होता है एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी का यूज करके आपके रिएक्शन का जो डिमांड होता है यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो मान लेते हैं कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्टर प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिक्रीज करता है। यानी आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले दिख रहा था अनकटलाइजेशन का, ये अपना एक्टिवेशन एनर्जी होता है तो ये डिक्रीज करता है। बात समझे। तो ब्लू लाइन जो हम डाल रहे हैं इसमें लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट यूज करने से होता क्या है
आपके रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये एक्टिवेशन को ऑल्टर करेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी और उसका रेट कांस्टेंट मेंशन किया हुआ है 0.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें जो रिएक्टेंट है ए है बिगिनिंग में 5 मोलर लिया हुआ है। आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है 20 मिनट्स के बाद। तो सिंपली ध्यान देना, आप पहले इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट को कंपेयर करो। जनरल जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का उसे कंपेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो जनरल यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का होता है मोल का पावर 1 - n होता है, ठीक है। वॉल्यूम का पावर n - 1 होता है सेकेंड इनवर्स। तो अब अगर मोल का पावर को कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। यहाँ पर मोल का पावर कितना दिया है, तो पावर दिया हुआ है 1 - n और यहाँ पावर क्या लिया हुआ है 1, ठीक। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 0, यहाँ से n क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो यानी इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0। अब 0th ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है कि आपका जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी पे ए क्या हो जाएगा A0 - KT, ये हो जाएगा टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देंगे आपका रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए कंज्यूम हो रहा है, बी फॉर्म कर रहा है। तो बिगिनिंग में आपके पास ए का कॉन्सेंट्रेशन A0 है और टाइम टी पे AT है। तो अब ध्यान देंगे बेसिकली बी का अमाउंट बिगिनिंग में 0 होगा और बी का अमाउंट टाइम टी पे कितना बनेगा, तो टाइम टी में क्या, तो आपका बिगिनिंग में आपका ए का अमाउंट A0 था और टाइम टी पे AT है। तो जो डिफरेंस होगा इनके बीच का यानी A0 - AT, यही अमाउंट क्या कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बी में। तो बेसिकली हमको निकालना है A0 - AT के वैल्यू को निकालना है, यानी यही अमाउंट जो होगा बी में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कि बिगिनिंग में 5 आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, कुछ अमाउंट बचेगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही बी में क्या होगा कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देना इस इक्वेशन को आप देखोगे तो A0 - AT का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा KT। यानी ये जो अमाउंट जो कन्वर्ट हो रहा है बी में, यानी बी का अमाउंट इसी को हम बोल सकते हैं, तो बी का अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा KT। अब के का वैल्यू को पुट करते हैं, तो के का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.6 × 10⁻³ और टाइम है 20 मिनट्स, उसको सेकंड में चेंज कर ले तो 20 × 60 कर ले। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 0 लेके आप 100 आएगा, तो इसको आप ले सकते हो 0.6 × 6 × 2 10⁻⁻1, ठीक। अब ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁻1, यानी क्या हो जाएगा 0.72। यानी बी का जो अमाउंट फॉर्म करने वाला है इसका वैल्यू हो जाएगा 0.72। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी इसका आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो उसका टी हाफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी आपका टाइम हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस इन्फॉर्मेशन से आप बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे अगर हम टी हाफ और रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन को देखें तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n-1। बात समझ में आए? तो आप ध्यान देंगे अगर आप देखोगे कि टी हाफ R0 पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब n इक्वल टू क्या होगा, यानी ये वैल्यू होगा 0। अब n-1 0 कब होगा, जब n का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से जब आपका ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हमको रिएक्शन का एक्टिवेशन पता करना है तो हमको किस ग्राफ का स्लोप चाहिए होगा। तो ध्यान देंगे बहुत सिंपल है, आपको रिलेशन पता है लॉन के वर्सेस अगर 1/t का रिलेशन लिखे तो क्या हो जाएगा लॉन के इक्वल टू -e/r 1/t प्लस लॉन a। तो अगर लॉन के को आप y मानते हो और 1/t को आप x मानते हो तो ये पार्ट हो जाएगा स्लोप और लॉन a हो जाएगा c। तो अगर आप लॉन के वर्सेस 1/t के ग्राफ को प्लॉट करोगे तो उस केस में जो -e/r होगा स्लोप बताएगा और स्लोप के वैल्यू को अगर हम इसे इक्वेट करेंगे तो चूँकि r क्या गैस कांस्टेंट है तो उसका यूज करके हम EA यानी एक्टिवेशन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी लॉन के वर्सेस 1/t के अगर आप प्लॉट करके हम उसके स्लोप का यूज करके
एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला जा सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट ए एंड बी है, उसका डिपेंडेंस बोला गया है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 3। तो इसका जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ में अगर देखोगे तो इक्वल टू सम के ए का स्क्वायर होगा, बी का पावर क्या होगा, क्यू होगा। बोला गया है कि अगर हम बी और ए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो बेसिकली क्या होगा, आप अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2A पुट करोगे और बी को अगर पुट करोगे 2B, तो यहाँ पे क्या होगा, के होगा, इस 2 का पावर, इस 2A में 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर 2 होगा, और ए का पावर फिर से क्या होगा, स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2B जब पुट करो तो 2 का पावर क्या होगा, क्यू होगा, और बी का पावर फिर से क्या आएगा, क्यू आएगा। तो इसको आप अगर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 4 × 8, और के यहाँ रहेगा, और यहाँ ए स्क्वायर होगा एंड बी क्यू होगा। तो जो आपका नया रेट होगा, जो रेट न्यू होने वाला है, इसमें क्या होगा, पुराने रेट को देखोगे तो इसमें आप 4 × 8 को मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 32 × ए का स्क्वायर बी का क्यू, और यहाँ पे क्या होने वाला, और ये था आपका पुराना रेट। तो जो आपका रेट न्यू होने वाला है ये 32 टाइम्स रेट ओल्ड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसा भी सोच सकते हो क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में आपके पास ऑर्डर 2 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है, तो अगर ए को आप डबल करते हो तो ए को डबल करते हो तो डबल जो है डबल का पावर 2 कर लो, ठीक है, जो ऑर्डर उसका पावर लो, इनटू बी का ऑर्डर भी क्या है 3 है, तो बी का डबल कर, तो बी में जो डबल होगा उसको 2 का पावर अब 3 कर लो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने टाइम से आपका रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा 4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 32 टाइम्स से आपका रेट क्या होगा, इनहेंस करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला है कि रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट होने में टाइम लेता है 2 घंटे का, और 75% कंप्लीशन के लिए टाइम लेता है आपके पास 4 आवर्स का। तो बोला गया है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसको आप सिंपल अगर इसको रिप्रेजेंट करो तो आप अगर रिएक्टेंट अगर 100 होगा तो 100 से 50 जाने में टाइम लग रहा है 2 आवर्स का, और 100 से 25 पहुंचने में आपका टाइम लग रहा है 4 आवर्स का। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसा देखोगे तो 50 से 25 का टाइम आप निकाल सकते हो ना। तो अगर आपको पता है कि 100 से 50 का टाइम 2 आवर्स है और 100 से 25 का टाइम 4 आवर्स है, तो 50 से 25 का टाइम कितना होगा, 2 आवर्स का। अब ध्यान देंगे 100 से जो 50 का टाइम है उसको हम टी हाफ बोल सकते हैं, यानी इस टाइम इंटरवल में आधा खत्म हो रहा है, और 50 से 25 का टाइम भी जो है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, ये भी आपका टी हाफ है। तो आप देखोगे ये जो टी हाफ है, ये टी हाफ आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कब नहीं करता है, जब आपका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होता है फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इस इन्फॉर्मेशन से आप बता सकते हो कि जो टाइम इंटरवल है एंड जो टी हाफ का वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि उस रिएक्शन का रेट है डबल होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको इक्वेशन यूज करना है log K2 बाई K1, यहाँ पे होगा EA बाई 2.33 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो अगर बात किया जा रहा है कि रेट डबल हो रहा है, तो आपको पता है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू पावर सम नंबर जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ध्यान देना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो अल्टीमेटली चेंज होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका K इंक्रीज करता है। तो अगर आपका रेट डबल होगा तो K भी क्या होगा, डबल होगा। यानी सिंपली बेसिकली क्या है, अगर T1 पे अगर K1 दिया हुआ वैल्यू और T2 पे आपका K2 दिया हुआ है, तो अगर बोला गया है कि रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब आपका जो K का वैल्यू डबल होगा, यानी इसका मतलब क्या है
K2/K1 का रेशियो क्या दिया क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 2 दिया हुआ है, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ क्वेश्चन में है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जो इक्वेशन में हम टेम्परेचर यूज करेंगे उसको यूज करना हो केल्विन में यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसको आप केल्विन में चेंज करोगे। तो 20 डिग्री को आप केल्विन में चेंज करोगे तो कितना होगा 293, एंड 35 डिग्री को चेंज करोगे केल्विन तो क्या होगा, ये हो जाएगा 308। अब इसको बस पुट करो आप, तो ध्यान देंगे log K2 बाई जो K1 का वैल्यू है आपके पास कितना है, ये आपके पास 2 है। EA एक्टिवेशन जिसको आपको निकालना है 2.303, R का वैल्यू कितना होगा 8.314। ठीक है, और 1/T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 293 माइनस 1/T2 यानी ये हो जाएगा 308। अब ध्यान देना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगा log 2 यानी K2/K1 का लोग को पुट कर देना है। कितना बच्चों लोग, ये पुट कर देना, आपको 2 पुट कर देना है। तो यानी क्या होगा log 2 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे जब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 293 इंटू 308, और ऊपर हो जाएगा 308 माइनस 293। अब ध्यान देना log 2 वैल्यू कितना होता है 0.30 होता है, इसको ले लिए। EA का वैल्यू आपको निकालना है। अब ध्यान देंगे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू नियरली हो जाता है 19 पॉइंट समथिंग होगा, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 19 पॉइंट अराउंड आपके पास आने वाला है 1 के आसपास आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना ये वैल्यू हो जाएगा 15 ऊपर में, ये हो जाएगा 293 एंड 308 हो जाएगा। अब ध्यान देना अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में ले सकते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो चुका होगा। तो ध्यान देना आप क्या करो, यहाँ जो 19 वैल्यू लिया हुआ है ना, इसको आप 20 मान लो, थोड़ा सा इसको हम 20 मान लेते हैं, नियरली 20 हो जाएगा। इससे क्या होगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 15 है आपके पास, जो 293 है और 308 है, इसमें क्या करना, एक वैल्यू को इंक्रीज करो, तो 293 को हम 300 बना देते हैं, और एक को डिक्रीज कर लो, 308 को भी 300 बना लो। इससे क्या होगा आपका आंसर में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट से हम क्या किए, एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिए हैं और उसी एक्सटेंट से हम दूसरे को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिए हैं। तो इससे आपके आंसर में इंपैक्ट मिनिमम आने वाला है। ठीक, अब आप जब ये के लिए सॉल्व करोगे तो ध्यान देंगे, तो ये इक्वल टू क्या होगा, तो 0.3 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 15, ये होगा EA का वैल्यू। अब ध्यान देंगे ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ 3 इंटू 3 को 9 कर सकते हैं, और इंटू 10 पर आप जो है 4 अलग से कर लो, डिवाइडेड बाई 15। अब ध्यान देंगे यहाँ से 1 0 ले लो तो क्या हो, 6 इंटू 90 इंटू 10/3 होगा, और नीचे 15 होगा। अब 15 के टेबल में 9 कितने बार में कट सकता है, तो 6 बार में कटेगा, तो ये ऑलमोस्ट 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10/3, ये हो जाएगा जूल। किलो जूल में कितना आंसर होगा, तो डिवाइड करो 1000 से, तो हो जाएगा 36। इसको आप चेंज करोगे किस में, किलो जूल में, तो ये क्या करना 1000 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा 36 किलो जूल। यानी हमारा जो आंसर है मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। नियरली क्या होगा 34.5 किलो जूल, 34.7 किलो जूल जो है उस ऑप्शन से हमारे साथ मैच करेगा। तो ध्यान देना अगर वैल्यूज को आप एग्जैक्ट पुट करके निकालते तो आपका जो आंसर होता है एग्जैक्ट इतना आ जाता, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके आपके अप्रोक्सीमेशन का अप्रोच सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के सामने एक रिलेशन दिया हुआ ए से बी, और बोला गया है कि जब आप बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट भी क्या होता है आपका डबल होता है। ठीक है, तो इसका रेट और लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि हम ए का पावर x ले लेंगे, बी का पावर y ले लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है,
रेट डबल होता है जब कॉन्सेंट्रेशन बी का डबल होता है, यानी रेट और बी में रिलेशन क्या है, तो रेट और बी में रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल का है। तो जितने टाइम से आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते होते हैं टाइम से क्या होता है, रेट बढ़ता है। इसका यानी यहाँ पर जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी आपका जो बी का पावर यहाँ पे अगर हम कुछ वाई मान रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अगला बोला गया है कि रेट इंक्रीज करता बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल। तो हाँ ना, अगर रेट 8 टाइम से बढ़ता है तब जब बी और ए दोनों अमाउंट को हम डबल करते हैं, तो चूंकि बी का पावर अब 1 निकाल चुके हो तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन 2 होगा। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 टू पावर x होगा, जो उसका ऑर्डर है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा इसको इक्वेट करो तो ये 2 यहाँ से डिवाइड करो तो क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, x निकल के आ जाएगा 2। इसका मतलब आपका जो a का पावर 2 होगा, b का पावर 1 होगा। तो जो सही जो रेट लॉ है इस गिवन क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक जीरो ऑर्डर रिलेशन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि अगर हम 10 डिग्री का इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो आपका रेट क्या होता है, डबल होता है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके बोला गया है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से अगर 100 डिग्री तक मूव करते हो तो उस केस में आपका रेट कितने फोल्ड आपका इंक्रीज करने वाला है। तो ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। जब आप टेम्परेचर को 10 टू 100 तक लेके जाते हो तो डिफरेंस यानी चेंज कितने का आता है, चेंज आता है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री में 10 डिग्री कितने बार रिपीट करने वाला है, तो 10 से 100 का मूवमेंट में आपका जो 10 डिग्री का जो राइज होगा 9 बार आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम ए बोल देते हैं। ए मतलब हो जाएगा डेल्टा टी को डिवाइड करो आप 10 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 10 डिग्री का राइज कितने बार हुआ सिस्टम में, तो ये होगा 9 टाइम्स। ठीक, अब आपको रेट चाहिए फाइनल। तो फाइनल रेट जो होता है बाय रेट इनिशियल जो बिगनिंग में था इक्वल टू होगा 2 टू पावर ए, और ये यहाँ पे क्या होगा जो नंबर हम निकाल रहे हैं जो कि 9 है। तो आप इसको पुट कर दो तो 2 टू पावर 9 कर दो, रेट फाइनल बाय रेट इनिशियल, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, तो 2 टू पावर 9 का वैल्यू निकाल लो बच्चों, लगे हो जाएगा 512। इसका मतलब आपका जो फाइनल रेट है इनिशियल रेट का वो 512 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसको हम K1 और K2 बोल देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास रिलेशन जो होता है लॉन K2 बाई K1 ए बाई आर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई रेट आपके पास गैस कांस्टेंट 1/T1 माइनस 1/T2। अगर रिलेशन होता है, अब देखोगे रिलेशन जो है हमारे ऑप्शन डी से मैच करेगा, तो ऑप्शन डी इसका जो है एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अब ध्यान देंगे, अगर इसमें से माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं तो माइनस बाहर निकालेंगे तो उस केस में हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1, और ये देखोगे ये जो रिलेशन है हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर होंगे, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी भी सही होगा एंड डी भी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है के डैश एंड के डबल डैश का रिलेशन पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो N2O5 का चेंज बाई dt को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, इक्वल टू होगा NO2 का चेंज बेस पे टाइम डिवाइडेड बाई 4 होगा यहाँ पे, एंड इक्वल टू होगा DO2 बाई dt। अब ध्यान देंगे, इस इक्वेशन में हम लोग पुट क्या करेंगे, इस वैल्यू के लिए हम लोग पुट करेंगे इसको पुट करेंगे। तो जब पुट करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा के N2O5 को कॉन्सेंट्रेशन। इसके बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 1/4 के डैश N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन
और dO2/dt के बदले में क्या पुट करेंगे, यानी इसके बदले में पुट करेंगे K डबल डैश N25 का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको आप लिंक करना चालू करो तो इसमें N25 सब में क्या है, कॉमन है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, K/2 इक्वल टू क्या होगा, K-4 इक्वल टू K डबल डैश। अब आपको लिंक करना है K एंड K डैश को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो देखोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, एंड आपका जो K डबल डैश है हो जाएगा K/2। तो आप देखोगे जो हमारा सॉल्यूशन है ऑप्शन बी से मैच करेगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या किए, आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट को अप्लाई किए और इसका यूज करके बाकी रिलेशन को पुट किया और अपने आंसर को निकाल लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ऑर्डर के लिए सही नहीं है, तो ध्यान देंगे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये सही है, इसको थ्योरेटिकली आप निकाल नहीं सकते हो। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सही है, इसको आपके रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है, यानी रेट लॉ में जो पावर होगा उसका सम ही ऑर्डर होता है। अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो डी में बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये गलत है। गलत क्यों है कि ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसको सिर्फ होल नंबर तो हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट होगा ऑर्डर के लिए, तो ऑप्शन डी जो होगा इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर के रेट का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट पूछा गया है। तो ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट होता है मोल का पावर 1, वॉल्यूम का पावर -1 सेकेंड इनवर्स, यानी वॉल्यूम को हम लीटर बोल सकते हैं, तो लीटर का पावर क्या हो सकता है -1, तो मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने हाफ लाइफ दिया हुआ है एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, और से पूछा गया है टाइम बताना है जब आपका सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। तो ध्यान देंगे इसका जो ऑर्डर होगा ये फर्स्ट होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो ध्यान देंगे 1.28 से हमको मूव करना है 0.04 तक, तो इसका आधा कितना होगा, ये होगा 0.64। अब इसका हाफ होने में टाइम लगेगा, उसको बोलता है टी हाफ, और जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। अब 0.64 का आधा कितना होगा 0.32, तो यहाँ जो टी हाफ है वही टी हाफ यहाँ लगेगा, इन टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा। 0.32 का आधा क्या होगा 0.16, यानी यहाँ का जो टाइम है वो सेम टी हाफ लगने वाला है। इसका हाफ कितना होने वाला है, तो 0.8, यहाँ भी टाइम सेम लगने वाला टी हाफ, और 0.8 का हाफ कितना हो, ये पॉइंट यहाँ पे 0.08 होगा, ठीक है, और ये 0.08 का हाफ कितना होगा 0.04, यहाँ भी सेम टी हाफ आपको लगने वाला है, ठीक है। चूँकि ये सारा टी हाफ सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप देखोगे इस पूरे प्रोसेस में कितना टी हाफ लगने वाला है, तो आप चेक करना, तो टी हाफ का 1 2 3 4 5, यानी आपका जो टाइम लगेगा ये 5 टी हाफ के इक्वल होने वाला है। और टी हाफ का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 138 सेकेंड, पुट कर दो, तो 5 × 138, बस इसको आपको निकालना है, तो हो जाएगा 690 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें N25 डिकम्पोज कर रहा है NO2 और O2 में, और आपको बोला गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N25 दिया हुआ 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 क्या होगा। तो ध्यान देंगे सबसे पहला काम क्या करना, इस रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लिख लेना है, जो कि हो जाएगा -dN2O5/dt इक्वल टू क्या होगा dNO2/dt
बाई हाफ एंड इक्वल टू होगा dO2/dt डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे, ये डिवाइड करो तो ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा ये 2 ऊपर आएगा तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का जो 2 है ये हाफ है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ कर सकते हो आप उसको आप, और इसको नीचे से आप हटा दो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये आपके पास रिलेशन है। अब आपको दिया क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ डिसअपरेंस ऑफ N25 दिया हुआ है, यानी आपको दिया हुआ माइनस N25/dt का वैल्यू दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे ना, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। आपको निकालना क्या है, तो इसको आपको निकालना है फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी इसका फॉर्मेशन का वैल्यू होगा dNO2/dt का वैल्यू अपन चाहिए। तो dNO2/dt का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, तो आपके डिसअपरेंस ऑफ रेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आपको पता कितना दिया हुआ है 6.25 × 10⁻³ दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 12.5 × 10⁻³ और ये चेंज हो जाएगा 1.25 × 10⁻², ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट। तो आपको ये दिखेगा वैल्यू कहाँ कहाँ, ऑप्शन बी में ना ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है वैल्यू। नहीं जानना, आपको निकालना है फॉर्मेशन ऑफ O2, यानी आपको निकालना dO2/dt निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो सिंपली इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दो ना, यानी इस आपके जो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ N25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 से जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 3.125 × 10⁻³ अब चेक करोगे तो हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिएक्शन का काइनेटिक्स का स्टडी दिया हुआ है, इसमें ए और बी रिएक्टेंट है, तो इसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया इसका करेक्ट रेट लॉ क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसमें बेसिकली हमको बताना है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रेट इक्वल टू क्या होगा कि ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो मुझे एक्स और वाई बताना है, तो सिंपली ध्यान देना, इसको अपन लोग सॉल्व बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हमको अगर बी का पावर पता करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कब ए का अमाउंट फिक्स है। तो ध्यान देना स्टडी नंबर 2 और 3 को अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे ए का अमाउंट फिक्स है, इसमें बस बी चेंज कर रहा है तो बी यहाँ पे डबल हो रहा है। और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका रेट है तो यहाँ देखोगे इसको दोनों 10 के पावर को कॉमन करो तो यहाँ 10⁻² करोगे तो यहाँ पे 28.8 करना पड़ेगा। इस डेसिमल को आप आगे ले सकते हो, ठीक है। अब 7.2 से इसको जब डिवाइड करो तो कितना आएगा 4 आएगा, ये क्या आएगा 4 आ जाएगा। यानी आप बी का अमाउंट को डबल करते हो तो रेट कितने टाइम से बढ़ा 4 टाइम से बढ़ा है। इसका मतलब बी का पावर क्या होगा, यानी बी के अमाउंट को डबल करने से रेट अगर 4 टाइम्स बढ़ा यानी यहाँ पे पावर 2 का पावर आप क्या लोगे कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर होगा 2 होगा। यानी इसका मतलब बी का पावर 2 होना चाहिए, यानी बी के कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट अगर 4 टाइम्स हो रहा है इसका मतलब बी का पावर क्या होगा 2 होगा। यानी रेट लॉ में जो बी का पावर आएगा 2 आएगा, ठीक। अब हमको ए का पावर निकालना है, तो अब जब हम ए का पावर निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या करना, सिंपली आपको देखना है कि कब बी का अमाउंट सेम है। तो आप देखना आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर है 1 और 4, तो 1 और 4 में बी का अमाउंट फिक्स है, ठीक है। बी का अमाउंट क्या फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है ए चेंज हो रहा है। ए कितना चेंज हो रहा है, ए आपका 4 टाइम से बढ़ रहा है और रेट में इम्पैक्ट भी क्या हो रहा है। तो इसको देखो तो यहाँ पे इन दोनों का पावर को सेम करने, यहाँ 10 का पावर -3 है तो पावर सेम करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ -3 करोगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ए 4 टाइम्स से बढ़ रहा है तो रेट में भी चेंज कितने का 4 टाइम्स का है। तो जिस फैक्टर से आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी फैक्टर से आपका रेट चेंज हो रहा है, इन दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में ए का पावर क्या होगा 1 होगा, यानी यहाँ 4 का पावर 1 लेने से ये 4 को मैच करेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ए का पावर क्या होगा 1 होगा। तो आपका जो रेट लॉ होगा उसमें ए का पावर क्या होगा 1 होगा, बी का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये होगा ऑप्शन डी।
तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिलेशन दिया हुआ है और उसका रेट लॉ लिखा हुआ है और बोला गया है इस रिलेशन का जो रेट कांस्टेंट यानी जो के है उसको इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए जो रेट कांस्टेंट जो के होता है यूजिंग एरहेनियस इक्वेशन में बोल सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट के है डिपेंड ओनली करता है ओनली टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ही आपका रेट जो है कांस्टेंट चेंज करेगा, नहीं तो चेंज नहीं करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अमोनिया का फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ आपको बताना है हाइड्रोजन के कंजम्पशन का रेट क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इस बैलेंस इक्वेशन का यूज करके हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट को लिख लेंगे हर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा हो जाएगा -dN2/dt -dH2/dt को डिवाइड करेंगे, इससे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और अमोनिया का जो फॉर्मेशन रेट है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। आपको निकालना है हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच का रिलेशन। तो यहाँ से आपको पता है आपको इस टर्म को निकालना है। तो ये टर्म क्या होगा, तो -dH2/dt इक्वल टू क्या होगा 3/2 अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पुट कर लो। तो 3/2 और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 2 × 10⁻⁴। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। यानी हाइड्रोजन का जो कंजम्पशन रेट होगा उसका वैल्यू होगा 3 × 10⁻⁴। यानी ऑप्शन जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है Br2 के अपीयरेंस का रेट जो है वो ब्रोमाइड आयन के डिसअपीयरेंस के रेट से कैसे रिलेटेड होगा। तो ध्यान देना, ब्रोमाइड आयन और Br2 को लेकर हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट को लिख के उन दोनों को लिंक करते हैं। तो ऐसा आ जाएगा -dBr-/dt डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा ब्रोमीन का जो फॉर्मेशन रेट है उसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब आपको इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो ध्यान देंगे, अगर हम dBr2/dt को ऐसा लिख सकते हो -3/5 डी ब्रोमाइड आयन का कंजम्पशन रेट। ठीक, अब आप देखोगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो सिंपली आपको रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट को लिखो, जिस वेरिएबल को आपको लिंक करना है उसको लिंक करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है। इससे क्या हो रहा है, आपको पार्ट फॉर्म कर रहा है और बोला गया है जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ए को डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब रेट और ए के कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें आपका रेट लॉ में देखोगे तो रेट लॉ में ए का पावर क्या होना चाहिए, ए का पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का, तो बोला गया है कि ए और बी दोनों के अमाउंट को अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रेट बढ़ेगा फैक्टर 8 से बढ़ेगा। तो आपको पता है कि अगर हम ए को डबल करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 होगा। तो आपका रेट 8 टाइम्स बढ़ रहा है, बट ए का डबल करने से फैक्टर 2 होगा। तो बचा बी का फैक्टर, बी का कितना फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, तो बी का फैक्टर करेगा 4 टाइम्स। यानी बी के डबल करने से आपका रेट में कितना चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स से। यानी बी का पावर क्या लेंस से वैलिड होगा, तो बी का पावर 2 होगा तो वैलिड होगा। इसका मतलब आपका जो रेट लॉ में बी का पावर होगा वो 2 होगा। तो आपका जो करेक्ट रेट लॉ होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि ए का पावर 1 बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डरेशन का 1386 सेकेंड्स। आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो ध्यान देना, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के। तो आपको के पता करना है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693/k।
आपको के निकालना है तो के क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ। अब टी हाफ के वैल्यू को पुट कर दो तो 0.693 डिवाइडेड बाई 1386। अब इसको ऊपर जो है आप लिख सकते हो 693 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1386। अब ये जो है दो बार में कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा के इक्वल टू 10⁻³ यानी हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आप देखोगे आपका आंसर किससे मैच करेगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन का काइनेटिक का डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसीटोन ब्रोमीन एन H+ का दिया हुआ है और Br2 यानी ब्रोमीन के डिसेपरेंस का रेट दिया हुआ है। तो ध्यान ना, जो ब्रोमीन का डिसेपरेंस का रेट होगा वही इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। चूंकि कोफिशिएंट ऑफ ब्रोमीन क्या है यहाँ पे 1 है, तो वही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ध्यान देंगे, अब डाटा को जब एनालाइज करोगे तो देखोगे आपका जो डाटा नंबर 1 है 2 को जब आप एनालाइज करते हो तो उसमें देखोगे कि एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आपके H+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन रेट पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका, कुछ नहीं हो रहा है, यानी रेट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, यानी ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा 0 होगा। तो आप देखोगे इन सारे ऑप्शन में बस ऑप्शन जो सी दिख रहा है वहाँ पे ब्रोमीन का जो ऑर्डर 0 है, बाकी जगह ब्रोमीन का ऑर्डर क्या है आपके पास 1 मेंशन किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने दो अलग अलग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K1 और K2, उसका वैल्यू को भी लिखा हुआ है। तो जो K1 है 10⁻16 इंटू e⁻2000/t है और K2 का वैल्यू लिया हुआ है 10⁻15 e⁻1000/t लिया हुआ है। अब बोला गया है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, यानी आपको K1 इक्वल टू K2 को का इक्वलिटी का जो कंडीशन है उसका यूज़ करके आपको टेम्परेचर को बताना था। तो ध्यान देंगे, सिंपली क्या करो, दोनों के एक्सप्रेशन को इक्वेट करो। तो K1 10⁻16 e⁻2000/t, K2 क्या होगा 10⁻15 e⁻1000/t। अब ध्यान देना, तो इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दो इधर, तो हो जाएगा 10 और ये इसको यहाँ पे डाल दो इधर में, तो ये हो जाएगा e⁻−1000 + 2000 डिवाइडेड बाई t, यानी आपके पास हो चुका होगा e⁻1000/t इक्वल टू होगा 10। अब दोनों साइड आप लॉन ले लो, तो लॉन लोगे तो क्या होगा, आपका लॉन से e हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1000t आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉन 10। अब लॉन 10 जो होता है, लॉन 10 क्या होगा, चलो ये होगा 2.303 log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, तो 1 का हटा दो, यानी अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि 1000/t इक्वल टू क्या होगा 2.303, तो t क्या हो जाएगा 1000/2.303, यानी आपका जो आंसर होगा हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एंड आपका आयोडीन मोनोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो बनता है HCl+I2, और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करके बोला गया है कि इसमें रिएक्शन में जो है जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू है ICl। अब इस डाटा का यूज़ करके वो बताना है कि कौन सा जो मैकेनिज्म है वो सही होगा। तो यहाँ पे दो तरह का मैकेनिज्म दिया हुआ है। एक मैकेनिज्म ए है, उसमें बोला हुआ है कि रिएक्शन जो है आपका एलिमेंट्री होगा, यानी सिंगल स्टेप में फॉलो करेगा। तो ध्यान देना, जो सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन होता है, यानी जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उस केस में जो होता है आपका जो वही स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और उसी स्टेप के लिए आप रेट लॉ जब लिखोगे तो रेट लॉ लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या हो जाएगा कि H2NiCl का जो कि कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया हुआ तो 2 पावर में आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है उसको आपको रेट लॉ के पावर में ले लेना होता है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ ICl के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर हो 2 हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ICl में ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो इसलिए आपका जो मैकेनिज्म ए दिया हुआ है क्या होगा, इनकरेक्ट। अब आप बात करते हैं लोग मैकेनिज्म बी का। तो बी में आप देखो कि स्लो स्टेप कौन सा दिया हुआ, तो स्लो स्टेप क्या है, पहला स्टेप स्लो दिया हुआ है। तो हम लोग हमेशा RDS यानी रेट लॉ लिखते हैं
स्लो स्टेप के लिए। तो रेट लॉ जब यहाँ लिखोगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब आप मेंशन करते हो तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा रिएक्टेंट है, H2 है और ICl है। दोनों का जो कोफिशिएंट 1 है तो पावर क्या होगा, इनको 1 पावर लोगे तो इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ हो जाएगा H2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 एंड ICl का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। तो ये रेट लॉ हमारे ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है, यानी ऑर्डर जो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, H2 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा और ICl के रिस्पेक्ट में भी 1 आएगा, जो कि हमारे डेटा को सपोर्ट कर रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब जो मैकेनिज्म बी है वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फर्स्ट ऑपरेशन का 60% कंप्लीशन का टाइम दिया हुआ है 60 मिनट्स, यानी आप बोलोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो टी 60% ऑफ दिस फर्स्ट ऑपरेशन इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट्स। अब इस वैल्यू का यूज करके आपको बताना है इसी फर्स्ट ऑपरेशन का टी हाफ का वैल्यू क्या होगा, यानी टी 50% का वैल्यू आपको बताना है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आपको याद होना चाहिए कि टी 60% इंटू 3 इन 3 इंटू टी 60% इक्वल टू होता है 4 इंटू टी 50%, यानी टी हाफ का 4 टाइम्स के इक्वल होगा 3 इंटू टी 60%। अब वैल्यूज को पुट कर दो तो 3 इंटू टी 60 वैल्यू 60 दिया हुआ है, आपको टी 50 निकालना है यानी टी हाफ निकालना है, तो ये होगा 4 टी हाफ। तो इससे टी हाफ का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो 180/4 यानी 45 मिनट्स। तो इसका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे साथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका शॉर्टकट तरीका। तो इसके लिए आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि 3t 60% इक्वल टू क्या होगा 4t 50%। तो अगर आपको ये याद है, अच्छा ये रिलेशन वैलिड किसके लिए होगा, तो वैलिड होगा आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप बना सकते हो। अब ध्यान देंगे, अगर इसको हम जनरल तरीके से बनाएं तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सिंपली है, आपको पता होना चाहिए के टी इक्वल टू क्या होगा लॉन R0/RT। तो आपको पहले अब के निकालो, तो के कैसे निकलेगा, टाइम आपके पास 60 है, लॉन R0/RT। तो R0 मानोगे तो चूंकि 60% खत्म हो रहा है तो बचेगा कितना 40% बचेगा, यानी 0.4 R0 बचेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा लॉन, ये कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। ठीक, लॉन को लॉग में चेंज करो तो क्या होगा 2.33 लॉग 10/4। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2.33 लॉग 10 माइनस लॉग 4। तो लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चों लोग, ये होता है आपके पास 1, लॉग 4 कितना होता है 0.6। सॉल्व कर लो तो 2.33 इंटू 0.4 हो जाएगा। इससे आपको के निकालना है तो के इंटू यहाँ पे क्या होगा 60 था, तो यहाँ से के क्या निकल के आ जाता है, के निकल के आ जाएगा पास 2.33 इंटू 0.4/60। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 को यहाँ ले लो, 4 से 60 कितना बना कटेगा, तो एक कटेगा आपके 15 टाइम्स में, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, तो नीचे यहाँ, अच्छा यहाँ से आप इसको कैंसिल कर चुके हो तो 15 टाइम में कट कैंसिल हो चुका होगा, तो हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 150। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपके टी हाफ के वैल्यू को। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा 0.693 बाई के, और के का जो वैल्यू सो पुट कर दो यहाँ पे तो क्या होगा 0.693 बाई के का वैल्यू होता है यहाँ पे 2.33 नीचे होगा, और इसका जो 150 था ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, इसका जब कैलकुलेशन करोगे आप तो ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 45 मिनट्स के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, इस तरीके से भी अपना आंसर जो है, आंसर जो आएगा ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। तो आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके को फॉलो कर लो। नीट के लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है किस रिलेशन को आप याद कर लो। आपको जनरल तरीका तो पता ही होना चाहिए, बट ये शॉर्टकट अगर आप रहेगा तो आपका टाइम आप सेव कर सकते हो। तो एडवाइसेबल है कि इस रिलेशन को आप याद कर लोगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए वैलिड रहेगा। रिलेशन क्या है
3 इंटू टाइम 60% इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू टाइम 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रेट कांस्टेंट के बोला गया है और आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ इनिशियल रिएक्टेंट का 0.5 मोलर और से पूछा गया है इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा। तो ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ होता है ln 2/k। इसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आता ही नहीं है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अमोनिया के फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है आपके अमोनिया के फॉर्मेशन रेट और हाइड्रोजन के कंजम्पशन का रेट को कैसे आप लिंक करोगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इस रिएक्शन का हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो कंजम्पशन रेट है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से और अमोनिया का जो फॉर्मेशन रेट है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको इसको लिंक करना आना चाहिए। तो अगर हम लिंक इसको करते हैं तो ध्यान देना dNH/dt को अगर आप लिंक करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ इसको अगर लिंक करना तो ये 2 को ऊपर लेके आ जहाँ पे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन रेट है वो हो जाएगा -2/3 dH2/dt। और आप देखोगे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है इस पे कौन सा एक्सप्रेशन आपके रिएक्शन के रेट को मैच नहीं करेगा। तो ध्यान देना इनका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लिख लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में आपका जो रेट होगा ये क्या होगा -dA/dt डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा -dB/dt होगा, ये आपका रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो dC/dt डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 होगा। एंड डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो d/d/dt। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का हर कंपोनेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा। अब आप देखोगे तो इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं करेगा। तो आप देखोगे ऑप्शन बी हमारे साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि सी आपका प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में हम लोग साइन पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। नेगेटिव साइन कहाँ होता है इन केस ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके ए और बी में साइन नेगेटिव चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सी और डी में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है उसमें चूँकि साइन नेगेटिव लिख दिया गया है तो ये जो ऑप्शन होगा ये रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें 2 रिएक्टेंट है ए एंड बी और बोला गया है कि बी के कॉन्सेंट्रेशन को जब आप डबल करते हो तो उसका रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि रेट डिक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ध्यान देना बी के अमाउंट को आप डबल कर रहे हो, ठीक है, तो बी का अमाउंट डबल हो रहा है और रेट जो है 1/4 हो रहा है। तो इसको बताने का सिंपल तरीका होता है कि बी का जो फैक्टर से आप अमाउंट चेंज किए हो तो बी का फैक्टर 2 है। तो इसका पावर क्या लोगे, यानी इसको हम एक्स मान लेते हैं तो बी का पावर क्या होगा कि रेट जो होता है 1/4 टाइम्स आ जाएगा। तो ध्यान देना आप बताओ 2 का पावर आप क्या लोगे कि आपका 1/4 आ जाए। तो 2 का पावर अगर आप -2 लेते हो तो उस केस में क्या होगा 2 टू पावर -2 मतलब क्या होगा 1/2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1/4। यानी अगर 2 का पावर -2 लेंगे तो उस केस में आपका वैल्यू 1/4 के इक्वल हो जाएगा। यानी इस केस में आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि आपका जो पावर होगा -2 होना चाहिए, नहीं जो ऑर्डर होगा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा -2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था उस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी और बोला गया है कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ए का 0.01 मोलर है उस टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ निकालना है। तो ध्यान देंगे रेट इक्वल टू क्या होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1, क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या है ऑर्डर 1 है। इसको पुट करो तो रेट का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁵ के और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.01। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आप के निकालो तो के का वैल्यू कितना निकलेगा 2 × 10⁻³ तो के मिल गया। अब टी हाफ और के में रिलेशन क्या होता है तो टी हाफ इक्वल टू होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k। अब यहाँ पे 0.693 और के का वैल्यू को पुट कर दो
तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 693/2। तो हो जाएगा आपका टी हाफ का वैल्यू। इसको आप सॉल्व करोगे तो नियरली कितना आएगा, तो नियरली आपका आ जाएगा 347 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने फर्स्ट रोटेशन का रेट दिया हुआ है एट कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर ऑफ रिएक्टेंट। आपसे पूछा गया टी हाफ निकालने के लिए, यानी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना, रेट इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1, क्योंकि ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे पुट करके आप रेट पहले लिख लो, उसको इक्वेट करो के, और कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.5 है, तो इससे आपका के कितना मिल जाएगा, तो के मिल जाएगा। इससे आप जब इसको डिवाइड करो तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻², ये हो गया के का वैल्यू। अब क्या करो, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है फर्स्ट का 0.693/k। अब के का वैल्यू को पुट करो तो 0.693 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻², तो इसको ऊपर करके जाओगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.693 इंटू 100/3, तो ये हो जाएगा आपका टी हाफ का वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो टी हाफ इक्वल टू क्या था आपके पास, तो हो जाएगा 69.3/3, तो हो जाएगा 23.1 यानी मिनट्स। कि क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे मिनट्स था, तो आंसर मिनट्स में आ जाएगा। तो आपका जो टी हाफ का वैल्यू निकलेगा हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा, यानी इस क्वेश्चन का टी हाफ होगा 23.1 मिनट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और उससे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर आप देखोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हो तो क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या होगा, एन। अब बोला गया है कि रेट इक्वल टू के है, यानी जो एन होगा, एन को क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, नहीं आपका जो ऑप्शन ए होगा, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फॉलो कर रहा है फर्स्ट और काइनेटिक्स को, और बोला गया है कि जब ए का अमाउंट बी में कन्वर्ट हुआ तो स्टार्टिंग अमाउंट ए का 0.8 था, और 1 घंटे के बाद आपका बी का अमाउंट 0.6 फॉर्म कर रहा है। तो अब बी अगर 0.6 फॉर्म करेगा तो आप रिलेशन देखोगे तो ए और बी में रिलेशन 1:1 है, तो बी 0.6 फॉर्म करेगा, इसका मतलब ए 0.6 कंज्यूम होगा। तो 1 घंटे के बाद ए का अमाउंट कितना बचा होगा, तो यहाँ पे 0.2 बचा होगा, यानी 0.8 से 0.2 मूव करने में ए को लग जाएगा 1 घंटा। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि जब ए मूव कर रहा है 0.8 से 0.4, तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको हम टी हाफ बोल सकते हैं। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है जब, तो अगर हम ए का वैल्यू 0.4 से जब 0.2 मूव करेगा तो उसमें भी जो टाइम लगेगा उसको टी हाफ बोल सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका लगने वाला है 2 टी हाफ, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपके पास 1 आवर। इस क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जब ए का वैल्यू 0.9 से हम स्टार्ट करेंगे और बी का अमाउंट सम टाइम के बाद ये रीच कर जाएगा 0.675, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो ध्यान देंगे, जिस पॉइंट पे बी 0.675 फॉर्म करेगा उस टाइम में क्या होगा, ए इतना ही अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा, तो ए का कितना अमाउंट बचेगा, तो 0.9 से अब इतना को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.225। तो आपको यहाँ से यहाँ का टाइम पता करना है, इसको टी बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ए का जब आप स्टार्टिंग करोगे 0.9 से, तो 0.9 का हाफ कितना होता है 0.45, तो यहाँ जो टाइम लगने वाले इसको आप टी हाफ बोल सकते हो। और 0.45 का हाफ कितना होता है 0.225, तो यहाँ का टाइम भी क्या होगा, सेम टी हाफ होगा। तो आपको पता है कि आपको टाइम कहाँ से कहाँ का निकालना था, तो जब ए का 0.9 से 0.225 पे वैल्यू पहुँचता है उस टाइम को पता करना था, तो वो टाइम इक्वल टू क्या होगा 2 टी हाफ, और आपका सेम रेशियो का टी हाफ हम निकाल चुके हैं। तो आप देखोगे नीचे तो 2 टी हाफ का वैल्यू कितना आपके पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आवर, तो वही वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा 1 आवर, यानी इस क्वेश्चन का जो टाइम रिक्वायर्ड है ये हो जाएगा 1 घंटा, यानी ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस बताया हो टेम्परेचर पे यूजिंग रेहनेस इक्वेशन, और बोला गया है कि अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता करना रिएक्शन का तो किसका प्लॉट करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए लॉग के
इक्वल टू होता है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए। तो आप देखोगे अगर आप लॉग के वर्सेस 1/t के अगर आपको प्लॉट करते हो तो उसमें ध्यान देना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इक्वेट करते हैं तो माइनस ई ए बाई 2.33 आर जो है ये हमारे स्लोप के इक्वल होगा। इसमें 2.33 कांस्टेंट है और आर क्या होता है गैस कांस्टेंट यानी 8.314। तो हमको चूँकि सब कुछ पता है और अगर हमको स्लोप का वैल्यू पता रहेगा तो उसे इक्वेट करके हम सिंपली एक्टिवेशन को निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो आंसर मैच करेगा आंसर सी से मैच करेगा, यानी लॉग के बस 1/t का जो हम प्लॉट करेंगे उससे स्लोप का यूज़ करके हम लोग एक्टिवेशन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है ए से बी और बोला गया है कि इसका एक्टिवेशन जो फॉरवर्ड का है वो ये दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है रिवर्स का एक्टिवेशन जी क्या होगा। तो ध्यान देंगे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो अगर रिएक्शन मान लेते हैं आपके पास अगर एंडोथर्मिक है मतलब आपका रिएक्टेंट क्या होगा एनर्जी क्या होगा नीचे होगा, वर्क एनर्जी क्या होगा हाइयर होगा। तो इसका इसमें रिएक्शन ऐसा होगा। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी और ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस केस में क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में फॉरवर्ड वाले का वैल्यू क्या होता है ज़्यादा दिख रहा है इस केस में। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उसमें क्या होता है रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होता है हाइयर होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो उस केस में आप देखोगे तो ये हो गया फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी और ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा बैकवर्ड का वैल्यू जो होता है फॉरवर्ड से क्या होता है ज़्यादा होता है। यानी इसमें कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। तो आपका जो आंसर जो मैच कर हमारे ऑप्शन के साथ देखोगे तो इट कैन ए सी ऑप्शन से मैच करेगा। यानी जो आपका जो रिवर्स यानी बोल सकते रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। और कम भी हो सकता है। ज़्यादा कब होगा जब रिएक्शन क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा और कम कब होगा जब रिएक्शन क्या होगा एंडोथर्मिक होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे 3a गिव्स 2b है और आपको बोला गया है कि d/dt को आप कैसे इक्वल कर सकते हो। तो इस रिलेशन का हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लिखेंगे तो क्या होगा तो माइनस d/dt को डिवाइड करना पड़ेगा आपको कितने से 3 से इक्वल टू होगा d/dt को डिवाइड करना पड़ेगा हमको किससे 2 से। आपको d/dt चाहिए तो क्या होगा 2 को आप यहाँ लेके आ जाओ तो क्या होगा ये हो जाएगा d/dt को 2 क्या हो जाएगा बच्चों लोग ये हो जाएगा आपका -2/3 dA/dt। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा ये मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी और सी क्या प्रोडक्ट है और बोला गया है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर कब होगा। तो ध्यान देना रिएक्शन जीरो ऑर्डर तब होगा जब इसका जो रेट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होगा। यानी यहाँ पे के और ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होगा जीरो होगा। यानी इसका मतलब अगर आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी भी करोगे तो उससे रेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देंगे ये हमारा जो आंसर है किससे मैच कर रहा है तो हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिमेन सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यानी इस सिचुएशन में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा उसको आप जीरो बोल सकते हो। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हो जहाँ पे N2O5 डिकम्पोज करके NO2 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है और आपको उस रिएक्शन में किसी मोमेंट पे रेट एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान देना रेट कांस्टेंट के वैल्यू को आप देखोगे तो उसमें उसका यूनिट को चेक करो तो है इसका यूनिट क्या दिया है सेकेंड इनवर्स। इसको आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट चूँकि सेकेंड इनवर्स है इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को चेक करके हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जो रेट लॉ लिख सकते हो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर क्या होगा 1। आपको रेट का वैल्यू दिया हुआ है 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴। आपको जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁵। आपसे पूछा गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 ये आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बस सॉल्व कर निकालो आप। तो इसको जब निकालोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 10.2 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3.4। तो इसको आप लमसम जब निकालोगे ना तो वैल्यू मैच करेगा ऑलमोस्ट ये 3 बार में कटेगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉन्सेंट्रेशन का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को हम कैरी आउट कर रहे हैं एक लेबोरेटरी में आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम यहाँ पे नहीं है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन्ड इज 10⁻⁶ टाइम्स, उससे घट चुका है। तो बोला गया है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एज। तो है ना, आपको पता है कि एंजाइम क्या होता है, जस्ट लाइक कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट क्या करता है, आपके के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप अगर सेम रिएक्शन को करोगे एंजाइम के साथ और एंजाइम के बिना, तो उनका जो एक्टिवेशन का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो आंसर है हमारे ऑप्शन सी से मैच करेगा, यानी दोनों केसेस में एक्टिवेशन का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक बैलेंस इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा गया है ब्रोमीन का फॉर्मेशन और ब्रोमाइड आयन के कंजम्पशन का रेट को आप कैसे लिंक करोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रोमाइड एंड ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। तो होगा -d ब्रोमाइड आयन बाई dt को डिवाइड कैसे पे करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे। एंड dBr2/dt को डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों लोग, ये डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। अब देखोगे इसको लिंक करना चालू करेंगे हम लोग, कौन सा लिंक सही होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम इसको देखें तो dBr-/dt इक्वल टू माइनस जो इधर था उसको इधर लेके आ गए हम लोग, -3/5 dBr2/dt। अब देखोगे ये जो हमारा एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला है कि एंजाइम आपके बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता कैसे है। तो ध्यान देना, एंजाइम बेसिकली एक बायो कैटलिस्ट होता है, और जब भी हम बात करते हैं कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट क्या करता है, आपके एक्टिवेशन रेट को डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। यानी ऑप्शन जो है ए है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड किससे इंडिपेंडेंट होता है। तो ध्यान देना, जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ये होता है 0.693/K, यानी आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ये होगा इंडिपेंडेंट, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो ध्यान देंगे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए log K2/K1 A/2.33 R 1/T1 - 1/T2। तो इस रिलेशन को आप देखोगे तो अगर आपके पास दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट पता है, तो उसका यूज करके आप सिंपली क्या करोगे, ये के वैल्यू को निकालोगे। चूँकि यहाँ पे नीचे में जो है 2.33 R एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको T1 पे K1 पता है, T2 पे K2 पता है, तो वैल्यूज को पुट करो, आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन का वैल्यू मिल जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने HI के फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, सिंपली है H2 का जो चेंज बाय टाइम साइन नेगेटिव, I2 का चेंज बाई टाइम साइन नेगेटिव, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट था। HI का चेंज बाई टाइम का चेंज डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया रेट का एक्सप्रेशन। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच करेगा। तो देखो ऑप्शन बी हमारे साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें जो भी रिएक्टेंट पार्टिकल है उनके कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो रेट का वैल्यू मेंशन किया हुआ है, और 3 अलग अलग सेट ऑफ डेटा दिया हुआ और बोला गया है इस डेटा का यूज करके आपको बताना है रेट लॉग एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसमें आप देखोगे कि अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर पता करना है, तो ध्यान देना, आप देखोगे यहाँ पे बी यहाँ और यहाँ फिक्स है। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एंड 3 में बी का अमाउंट फिक्स है, ए बस वेरी कर रहा है और ए डबल हो रहा है, और ये डबल हो रहा है तो रेट जो है रेट फिक्स है, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी ए जब डबल हो रहा है
तो रेट में इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा, यानी ए का पावर क्या होगा, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए के चेंज होने से आपका रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो तब आपको चेक करना है कि कब ए का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में आप देखोगे तो आपका ए का वैल्यू फिक्स है, इसमें बस बी चेंज कर रहा है, और बी यहाँ पे डबल हो रहा है और रेट भी डबल हो रहा है, यानी जिस रेशियो से आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया वही रेशियो से क्या हो रहा है, आपका रेट चेंज कर रहा है। इसका मतलब आपका जो बी का पावर क्या होगा, 1 होगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, यानी B2 का जो पावर होगा वो आपका 1 होने वाला है। तो आपका जो अब देखोगे, यानी आपका जो रेट लॉ होगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में के ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होगा, 0, और B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका पावर होगा 1, यानी आप इसको बोल सकते हो के B2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखोगे ये किस से मैच कर रहा है, तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया और बोला गया है इसका आपको ऑर्डर पता करना है, और इसमें और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। ध्यान देना, जब भी कुछ मेंशन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, इरेशन मानेंगे एलिमेंट्री का मतलब इरेशन सिंगल स्टेप जा रहा होगा। तो अगर सिंगल स्टेप इरेशन जाएगा तो इसमें जो होता है आपके रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है उसका सम ही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसमें FeCl3 का कोफिशिएंट 2 है और SnCl2 का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो इस 2 + 1 का सम कर दो तो ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और के सामने 4 एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया है, जिसमें हर एक्सपेरिमेंट में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट का वैल्यू मेंशन किया हुआ है, और बोला गया है इस इक्वेशन का, यानी इस इक्वेशन का आपको रेट लॉ लिखना है, यानी रेट इक्वल टू जो होगा एक्सप्रेशन के ए का कॉन्सेंट्रेशन x और बी का y होगा। तो इसमें आपको x और y को फाइंड करना है बेसिकली। तो ध्यान देंगे, अगर आपको ए का पावर पता करना है कि यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा तो आपको पता करना होगा। तो ध्यान देना, आपको उस एक्सपेरिमेंट में फोकस करना है जहाँ पे बी का अमाउंट फिक्स होगा। तो आप चेक करोगे डेटा सेट, अगर देखोगे 1 और 3, तो 1 और 3 में आपका बी का अमाउंट फिक्स है, बी में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ए क्या हो रहा है, ए डबल हो रहा है, और ए अगर डबल हो रहा है तो उस केस में रेट का रेशियो देखो तो रेट का रेशियो क्या 1 होगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको सिंपली देखना है कि बी का ए के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने के साथ साथ आपका रेट में इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब आपका जो रेट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा। यानी इस केस में क्या बोल सकते हो सिंपली कि ए का पावर जो होगा क्या होगा, 0 होगा। वो हमको दिख भी रहा है कि ए का अमाउंट आप डबल कर रहे हो तो रेट में जो रेशियो है वो सेम ही रह रहा है, यानी रेशियो क्या वैल्यू क्या 1 होगा। तो डबल का पावर जो x है, x का वैल्यू आप क्या लोगे कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ध्यान देना, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यानी 2 का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि a का पावर यहाँ पे 0 हो चुका है। अब सिंपली हमको b का पावर यानी आपको y निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपको y पता करना है तो आप देखोगे कि कहाँ पे b वेरी कर रहा है। तो आप क्या करना, डेटा नंबर 1 और 2 को फोकस कर लो, ठीक है। डेटा नंबर 1 और 2 को आप फोकस कर लो। तो 1, 2 में जो चूँकि आपका a का पावर 0 हो चुका है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा रेट में किसका करना आएगा, जो भी इम्पैक्ट आएगा ड्यू टू होगा ड्यू टू b। तो यहाँ पे क्या होगा, b डबल हो रहा है और रेट में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, रेट में इम्पैक्ट 8 टाइम्स हो रहा है। b आपका डबल हो रहा है, रेट में इम्पैक्ट क्या है 8 टाइम्स से है। इसका मतलब डबल का पावर जो y होगा, y का वैल्यू आप क्या लोगे कि यहाँ पे 8 हो जाए तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 3, यानी x का वैल्यू 0 निकाल लिए और y का वैल्यू क्या होगा 3 निकाल लिए। इसका मतलब जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ हो जाएगा के a का पावर 0 एंड b का पावर क्या होगा 3। इसको लिख सकते हो के b का पावर 3। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को वो सिंपली आप ये भी बना सकते थे कि आपको पता चलेगा कि ए का पावर 0 है, यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या 0 है। तो आप ध्यान देंगे आपका ऑप्शन जो होगा ए और बी तो ऐसे ही हट सक चुका था। अब सिंपली क्या होगा, सी और डी में से किसी को आपको एक टिक करना था। तो फाइनली हम लोग आंसर निकाल चुके हैं कि इसका आंसर जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया कि एंजाइम का यूज करके बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट को हम लोग क्या करते हैं, तो हम इसको इंक्रीज करते हैं।
तो एंजाइम बेसिकली एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, तो क्या होता है आपके बायोकेमिकल प्रोसेस के रेट को क्या करेगा, फास्ट करेगा, नहीं इन्हेंस करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।